उसकी बेल्ट पर 8 शक्तियों के 8 सितारे लगे थे। अगले ही पल वो लड़की अपनी मस्त अदाओं के साथ अपने सामने मौजूद तीनों ताकतवर शक्तियों के बिल्कुल सामने आ गई। नीचे मौजूद सभी लोग उसे मुग्ध नजरों से निहारने लगे। उसने लाल रंग के बहुत ही आकर्षक कपड़े पहन रखे थे, जिससे उसकी सुंदरता में 4 चांद लग गए थे। मदहोश निगाहें और खूबसूरत अदाओं के साथ वो लड़की हवा में अपने पंखों को धीरे धीरे लहरा रही थी। इस लड़की का नाम था दुदुसी। ये अधर्मपुरी से थी, जिसे अब कालेश्वर के नाम से जाना जाता है, जो कभी एक देवस्थल हुआ करता था और शक्तियों के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रहस्यमयी स्थान था। ऐसी 4 जगह हमारे देश में और थी। कालेश्वर राज्य के लीडर की छोटी बहन थी दुदुसी। जब दुदुसी ने देखा कि नीचे खड़े मामूली लोग उसे बुरी तरह घूर रहे हैं, तो उसे क्रोध आ गया और उसने अपने 8 चक्रों को जागृत कर लिया, जिससे उसकी ऊर्जा इतनी बढ़ गई कि नीचे खड़े लोगों और सैनिकों की आंखों में जलन होने लगी। मजबूरन उन्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ी, लेकिन भीड़ में मौजूद 2 आंखें अब भी उस लड़की को निहार रही थी। ये आंखें 14 साल के विद्युत की थी, जिसकी शक्तियां भी अभी जागृत नहीं हुई थी। न जाने वो ये कैसे कर रहा था। आसमान में लीडर ऋतिक वेदा ने अपने सामने खड़ी दुदुसी को देखकर कहा, दुदुसी, अपनी शक्तियों को काबू में रखो, वरना क्या 2 मर्द और एक दिव्य रैंक का टाइगर मिलकर एक लड़की पर हमला करोगे? शर्म नहीं आती तुम सबको? अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, तो इस बूढ़े से कह दो कि मुझे वो अग्नि शक्ति ग्रंथ दे दे। दुदुसी की बात सुनकर वो बूढ़ा योद्धा, जो दरअसल सिल्वर थामा थे, नाराजगी से बोले, ये मेरे जीवन की पूंजी है और मैं इसे अपने वारिस को दूंगा, तुम्हें नहीं। अगर इस समय मेरी शक्तियों पर नियंत्रण न लगा होता तो मैं तेरी जबान काट देता, क्योंकि तेरी हैसियत ही नहीं है कि तू मुझसे ऐसे मुकाबला कर सके। सिल्वर थामा की बात सुनकर दुदुसी मुस्कुरा कर बोली, देखो, मेरे पास वक्त नहीं है। मेरे लीडर ने मुझे आदेश दिया है कि मुझे उस अग्नि ग्रंथ को किसी भी कीमत पर हासिल करना है। इसलिए लीडर ऋतिक वेदा और सिल्वर टाइगर, आप दोनों मेरे रास्ते में न आए, वरना मैं इन सब को अंधा कर दूंगी। दुदुसी ने अपनी शक्तियों को बढ़ाया, जिससे नीचे खड़े सैकड़ों लोग दर्द से कराहने लगे। ये देख वेदा ने अपने हाथ को हवा में लहराया और वो ग्रंथ उनके हाथ में आ गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए वो ग्रंथ दुदुसी को दिखाया और जमीन की तरफ दूर फेंकते हुए कहा, अच्छा, अब तुम इनाम लोगों को निशाना बना रही हो, तो जाओ, इन्हीं लोगों के बीच से वो ग्रंथ ढूंढ कर ले लो, जाओ। जब दुदुसी ने ग्रंथ को नीचे गिरते देखा, तो उसे मजबूरन लोगों को अपनी शक्तियों के असर से आजाद करना पड़ा और खुद उस ग्रंथ की ओर लपकी। लेकिन इससे पहले कि दुदुसी उस ग्रंथ के पीछे भूमि पर जाती, रक्षक वेदा ने अपनी शक्तियों की मदद से एक सील बना दी, जिससे पूरे इंद्रपुरी साम्राज्य के ऊपर एक कवच बन गया। जिसे देख दुदुसी ने नाराजगी से कहा, क्या तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? लेकिन तभी मौके का फायदा उठाकर बूढ़े थामा ने भी हवा में हाथ लहराया और उनके हाथ से निकली शक्तियों ने एक बड़े धनुष का रूप ले लिया, जिसका निशाना थी दुदुसी। दुदुसी ने देखा कि अगर उसने एक कदम भी बढ़ाया तो वो हमले का शिकार हो जाएगी। वो समझ रही थी कि भले ही उसकी शक्तियों का स्तर उसके सामने खड़े तीनों योद्धाओं से ज्यादा था, लेकिन अगर वो तीनों मिलकर उससे लड़ने लगे तो शायद वो बुरी तरह से जख्मी हो जाएगी। दुदुसी अभी इसी सोच में थी कि उसका ध्यान रक्षक ऋतिक वेदा पर गया, जिन्होंने अपने चक्रों को जागृत कर लिया था और अब वो एक बड़े ही भयानक शेर के रूप में बदल रहे थे। उनके शरीर से भयानक और ताकतवर शक्तियां निकलने लगी थी। ऋतिक वेदा ने नाराजगी से कहा, पहले कि मैं अपना समझौता भूल जाऊं, चली जाओ यहाँ से। जब दुदुसी ने देखा कि वो बुरी तरह से फंस चुकी है, तो वो घबरा कर बोली, रुको, मैं जा रही हूँ, मैं हार मानती हूँ, पर ध्यान रखना, मैं लौटूंगी जरूर। और जब मैं लौटूंगी तो इस बूढ़े थामा और उस ग्रंथ दोनों को साथ ले जाऊंगी। ऋतिक वेदा उसकी धमकी सुनकर आगे बढ़ते हुए बोले, ये अब अपनी सीमा पार कर रही है। आइए थामा, हम दोनों मिलकर इसे अभी खत्म कर देते हैं। उनके शरीर से शक्तियां बाहर निकलने लगीं, लेकिन तभी उनके कदम पीछे खड़े बूढ़े थामा की आवाज सुनकर रुक गए। हम उसे नहीं मार सकते।
अगर हमने ऐसा किया तो एक महायुद्ध होगा और वो आएगा जिसका सामना भले ही हम सातों मिलकर कर ले, लेकिन एक बार फिर करोड़ों लोग मारे जाएंगे, इसलिए इसे जाने दो। ये सुनकर ऋतिक वेदा, जो कि एक शेर के रूप में थे, तेज दहाड़ के साथ अपनी भारी आवाज में बोले, जाओ, चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा मन बदले। आखिर कौन है वो जिसके आने से मारे जाएंगे करोड़ों लोग? ऐसा क्या है उस अग्नि शक्ति ग्रंथ में जिसे हासिल करना चाहती है दुदुसी? और आखिर कौन है विद्य जिस पर नहीं पड़ा दुदुसी की भयंकर शक्तियों का असर? जानने के लिए सुनते रहिए रहस्य, रोमांच और फैंटेसी से भरपूर कहानी ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर, सिर्फ पॉकेट एफएम। इंद्रपुरी साम्राज्य के आसमान में 3 ताकतवर योद्धाओं के सामने अपने पंखों को लहराते हुए दुदुसी खड़ी हुई थी, जो इंद्रपुरी साम्राज्य के ताकतवर योद्धा बूढ़े सिल्वर थामा से अग्नि शक्ति ग्रंथ प्राप्त करना चाहती थी। इसलिए ऋतिक वेदा ने वो ग्रंथ नीचे जमीन की ओर फेंक दिया और फिर पूरे साम्राज्य के ऊपर अपनी शक्तियों से एक कवच बना दिया, जिसके कारण दुदुसी वो ग्रंथ प्राप्त नहीं कर पाई और क्रोध में आ गई। अब आगे दुदुसी समझ गए कि अभी उसका रुकना उसकी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है, इसलिए वो वहां से जाने लगी और जाते जाते बोली, बूढ़े थामा और सिल्वर टाइगर, यही नाम है ना तुम्हारा? मैं वापस आऊंगी जरूर, मेरा इंतजार करना। ये धमकी देते हुए दुदुसी वहां से चली गई। वहीं दूसरी ओर जब भूमि पर खड़े लोगों ने ये नाम सुना तो सभी हैरान रह गए। ये दोनों तो सुपर 7 वॉरियर के 7 योद्धाओं में से हैं, जो शक्ति के 8वें स्तर से 7वें स्तर पर आ गए हैं और जिनकी शक्तियों पर फिलहाल नियंत्रण लगा हुआ है। अरे ये दोनों तो अमर योद्धा हैं, इनको मारना मुमकिन नहीं है। हाँ, मैंने भी सुना है, ये बहुत तेज हुआ करते थे। इनकी रफ्तार के सामने तो रक्षक ऋतिक वेदा भी नहीं टिक सके थे। कहा जाता है उन्होंने एक बार अपनी एक शक्ति के हमले से 5 योद्धाओं को जान से मार दिया था, जो शक्ति रैंक के 7वें स्तर पर थे। वहीं दूसरी ओर जमीन के शोर से दूर आसमान में रक्षक वेदा और सिल्वर टाइगर के साथ खड़े बूढ़े थामा ने गंभीर आवाज में कहा, इस मुसीबत के चलते मैं अपना अग्नि शक्ति ग्रंथ लेना तो भूल ही गया, चलो उसे देखते हैं। अब तक ऋतिक वेदा, जो अपनी शक्तियों को वापस लेकर इंसानी रूप में लौट चुके थे, गंभीर होकर बोले, हाँ चलो। इतना कहते ही वो तीनों योद्धा उड़ते हुए नीचे एक समतल भूमि पर पहुंचे और अपनी शक्तियों के बल पर उस अग्नि शक्ति ग्रंथ को ढूंढना शुरू किया। लेकिन काफी देर खोजने के बाद भी उन्हें वो ग्रंथ नहीं मिला। कहाँ गया वो ग्रंथ? ऐसा कहते हुए रक्षक ऋतिक वेदा के माथे पर परेशानी के भाव आ गए। ये सुनकर बूढ़े थामा मुस्कुरा कर बोले, अरे रक्षक ऋतिक वेदा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर इस ग्रंथ को कोई आम आदमी खोलेगा तो मुझे आभास हो जाएगा और मैं उसे ढूंढ लूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। ये कहते ही लाल आग की तरह दहकते पंख उनके पीछे से निकल आए और वो वहां से तेजी से उड़कर आसमान में गायब हो गए। उनके जाते ही सिल्वर टाइगर भी रोशनी में बदलकर उनके पीछे उड़ गया। दोनों को जाते देख साम्राज्य के रक्षक लीडर ऋतिक वेदा भी अपने नीले पंखों को निकालकर वहां से उड़कर चले गए। वहीं दूसरी ओर एक अंधेरी गुफा में विद्युत जगमगाते मोती की रोशनी में किताब को पढ़ रहा था। पढ़ने के साथ ही वो हैरान होकर बोला, ये तो अग्नि शक्ति ग्रंथ है। अगर मैं इस ग्रंथ में लिखी तकनीक सीख गया तो मैं आसानी से साम्राज्य में होने वाले मुकाबले को जीत जाऊंगा। तब मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। फिर मैं राजा से कहूंगा कि मुझे पढ़ने के लिए सिद्धार्थ आश्रम भेजने का प्रबंध करे और मैं वहां अपने चक्रों को जागृत करके सबसे ताकतवर योद्धा बन जाऊंगा। ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर खुशी चमकी, जो अगले ही पल उदासी में बदल गई और वो बोला, लेकिन मैं लड़ूंगा कैसे? मेरे पास बस ये लोहे का भाला है और माँ का दिया लॉकेट।
और मेरी बूढ़ी दादी जो मुझे बताती ही नहीं है कि मेरे माँ बाप कहाँ हैं। मैं 3 दिन बाद के मुकाबले में हिस्सा कैसे लूंगा? मुझे बस भागना आता है, बचना और लड़ना तो आता ही नहीं है। ऐसा कहते हुए उसने जैसे ही वो ग्रंथ बंद किया, उसके गले में लटका हुआ लॉकेट चमकने लगा और तभी एक तेज हवा का झोंका जिससे ग्रंथ के पन्ने पलटने लगे और ग्रंथ का पहला पेज खुल गया और उस पर लिखे शब्द चमकने लगे और एक तेज रोशनी का रूप लेकर उसके मस्तिष्क में प्रवेश करने लगे। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि विद्युत को संभलने का मौका ही नहीं मिला और वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद विद्युत को एहसास हुआ कि कोई उसे जगा रहा है, जिस वजह से उसको होश आ गया और तभी उसे सामने उसकी बूढ़ी दादी नजर आई। विद्युत की दादी अपनी गंभीर आवाज में बोली, बेटा विद्युत, तुम यहाँ क्यों सो गए? दादी आप चलिए, मैं आता हूँ। ठीक है, पर जल्दी आना, नहीं तो मुझ बुढ़िया को फिर से इतनी दूर आना पड़ेगा। और आते वक्त चोटी से फल और जड़ी बूटियाँ भी लेते आना। दादी की बात सुनकर विद्युत गंभीर आवाज में बोला, दादी जब हमारे घर के सामने इतने सारे पेड़, फल और जड़ी बूटियाँ लगी हैं, तो फिर आप क्यों मुझे बार बार ये सब इस पहाड़ के ऊपर से लाने के लिए बोलती हैं? लेकिन दादी ने विद्युत की बात का कोई जवाब नहीं दिया और लाठी टेकते हुए गुफा से बाहर चली गई। अपनी दादी के जाते ही विद्युत ने आसपास देखा, लेकिन उसे वो किताब कहीं नजर नहीं आई। विद्युत समझ गया कि जरूर उसकी दादी ने उस किताब को अपने पास रख लिया होगा। ये ख्याल आते ही विद्युत ने किताब के बारे में सोचना छोड़कर अपना भाला उठाकर अपनी कमर पर बांधा और दादी का दिया हुआ काम पूरा करने के लिए पहाड़ की ओर निकल पड़ा। पहाड़ के ऊपर जाते हुए विद्युत ने देखा, आज आसमान में काले बादल छाए थे और जोरदार बिजली कड़क रही थी। विद्युत ऊपर शिखर पर पहुंचने ही वाला था कि अचानक आसमान से बिजली टूटकर पहाड़ी पर गिरी। तेज झटका लगा और चट्टानें गिरने लगी। विद्युत का पैर फिसला ही था कि अचानक उसने दूसरी चट्टान को पकड़ ली। विद्युत हैरान हो गया और सोचने लगा कि उसने ये कैसे किया। तब उसे कुछ याद आया और उसके दिमाग में ग्रंथ के पहले पन्ने की छवि उभर आई, जिस पर ऊर्जा के इस्तेमाल और खतरों से बचने के तरीके लिखे हुए थे। वो समझ गया कि उसी जानकारी की वजह से वो पहाड़ी से गिरने से बच गया है, लेकिन वो ये नहीं समझ सका कि उसने उस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया। विद्युत ने अपनी आंखें बंद की और उसे अपने शरीर में ऊर्जा बहती हुई महसूस हुई। विद्युत ने उस ऊर्जा को अपने मनोबल से पैरों की तरफ केंद्रित किया और कुछ क्षण बाद पैरों को धरती पर जोर से पटकते हुए पहाड़ की चोटी की तरफ छलांग लगा। अगले ही पल वो चोटी पर था। विद्युत खुशी से चिल्लाने लगा, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। तभी एक तेज बिजली चमकते हुए सीधे विद्युत पर आती, जिससे उसके शरीर को तेज झटका लगा और उसके गले का लॉकेट चमकने लगा। बिजली के प्रहार से विद्युत के कपड़े चीथड़ों में बदल गए थे और उसके शरीर पर बने चक्र, अग्नि, त्रिशूल, शंख के निशान किसी टैटू की तरह चमकने लगे थे। ये बिजली इतनी ताकतवर थी कि बड़े से बड़े जंगल को जलाकर राख कर सकती थी। लेकिन 14 साल का विद्युत अब भी जिंदा था, पर उसका शरीर कमजोर था, इसलिए वो उस बिजली के प्रहार को बर्दाश्त नहीं कर पाया और फिर से बेहोश हो गया। अग्नि शक्ति ग्रंथ का ज्ञान कैसे विद्युत के अंदर आया और ग्रंथ के खुलते ही क्यों चमकने लगा उसके गले का लॉकेट। और क्या विद्युत जा पाएगा 3 दिन बाद इंद्रपुरी साम्राज्य में होने वाले मुकाबले में? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए इस कहानी के साथ। और अगर आप हैं फैंटेसी के दीवाने तो सुनते रहिए रहस्य से भरपूर ये रोमांचक कहानी ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर।